गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़े थे मेट्रोलॉजी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस लेसन में हमको अभी पढ़ना है मेट्रोलॉजी यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में एक ब्रांच यानी मेट्रोलॉजी हमने पढ़े थे। अब हमको पढ़ना है मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन। मानसून मॉडल क्या होता है एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन क्या होता है। द ट्रेडिशन ऑफ फोरकास्टिंग द मानसून सीजन इन इंडिया, यानी मानसून का फोरकास्ट जो करते हैं इंडिया में उसको हो गए कम से कम 100 साल। आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877, 1877 में जो दुष्काल आया था, अकाल पड़ा था, उस अकाल के बाद अपने इंडिया में प्रिडिक्शन करने लगे। अब वो प्रिडिक्शन करते हैं, उसकी भविष्यवाणी बताते कि इस साल बरसात अच्छी होने वाली है, इस साल 99% बरसात होने वाली है। ये सब जो किया जाता है, तो 1877 में बहुत बड़ा अकाल आया था, फेमाइन आया था। H.F. Blandford, the founder of IMD, had made a such prediction for the first time, taking snowfall in the Himalayas as a parameter. अब किसी मानसून आने वाला है, कैसे आने वाला है, मौसम कैसे रहने वाला है, इसकी जानकारी लेने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर की आवश्यकता होती है। पैरामीटर समझता है ना कि किसी का आधार की सहायता से बताया जाता है कि ऐसा होने वाला है। तो कोई चीज़ बताता है कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ था, तो उसके लिए कुछ तो भी अपने को आधार लगते हैं। तो वैसा आधार बताया गया, तो उसने क्या लिया, कौन सा आधार लिया कि हिमालय में स्नोफॉल कैसा होता है, उसका उसने पैरामीटर लिया। इन द डिकेड ऑफ 1930, द डायरेक्टर ऑफ IMD सर गिलबर्ट वॉकर had underlined the relationship between various worldwide climatic factor and the Indian monsoon. 1877 में ब्लैंडफोर्ड ने जो मानसून का प्रिडिक्शन किया था इंडिया के मानसून का, वो हिमालय के स्नोफॉल के आधार पर किया था। बाद में 1930 में 1930 में द डायरेक्टर ऑफ IMD डॉक्टर सर गिलबर्ट वॉकर ने क्या पैरामीटर लिया कि वर्ल्ड वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर एंड द इंडियन मानसून, उसका उसने पैरामीटर लिया। अकॉर्डिंग अवेलेबल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रीवियस रिकॉर्डिंग एंड देयर रिलेशनशिप, इसके द्वारा उसने इंडियन मानसून का क्या किया, प्रिडिक्शन किया। विद द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इंडिया के। इन द डिकेड ऑफ 1990, a monsoon model was based upon 16 worldwide climatic parameter. ब्लैंडफोर्ड ने खाली स्नोफॉल ऑफ द हिमालय, देन इसने रिलेशन बिटवीन द वर्ल्डवाइड पैरामीटर एंड इंडियन मानसून। परंतु ये जो इंडियन बेस्ड साइंटिस्ट थे डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर, इन्होंने क्या लिया कि 16 वर्ल्डवाइड क्लाइमेटिक कंडीशन का पैरामीटर लेके उन्होंने डेवलप किया इंडियन मानसून का प्रिडिक्शन। दिस मॉडल वाज यूज्ड अप टू 2002। प्रेजेंटली न्यू मॉडल्स आर बीइंग डेवलप्ड एट IITM, वर्क इन प्रोग्रेस एट 2 लेवल्स। अभी प्रोग्रेस में वर्क है, अलग अलग लेवल में प्रोग्रेस हो रहा है और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। द मेन फोकस है उनका ऑन डेवलपमेंट ऑफ रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, कि आने वाला प्रिडिक्शन काय में डिपेंड रहेगा, रडार टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट पर, कि सैटेलाइट कैसे है। तो मैथमेटिकल मॉडल, डायनामिक, ये आप लोग पढ़ लेना। होलिस्टिक मॉडल भी है एक बुक में लिखा हुआ, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल भी लिखा हुआ है। अब क्या होता है, जो कोर्स रिड्यूस हुआ है उसमें ये डू यू नो वाली चीजें पढ़ाने की नहीं है। तो रिमेंबर क्या करना है, एनी मेट्रोलॉजिकल मॉडल डिपेंड्स अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स यूज इन दैट मॉडल।
कोई भी जो मॉडल होता है वो काय पे डिपेंड करता है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, वेदर दे आर क्लाइमेटिक फैक्टर या क्या जो भी पैरामीटर उन्होंने यूज लिया है उसका और मॉडल का आपस में रिलेशन क्या है। एज दिस इंटर रिलेशनशिप विथ रेफरेंस टू द ओशन एटमॉस्फेयर आर नेवर कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं रहता, ओशनिक की कंडीशन भी कांस्टेंट नहीं रहती, और मेट्रोलॉजिकल जो मॉडल होता है उसको क्या नीड्स टू बी चेंज कंटिन्यूअली। ओशन का एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो मॉडल के पैरामीटर भी चेंज हो जाएंगे। जब पैरामीटर भी चेंज हो जाएंगे तो प्रिडिक्शन कैसे आएगा। जब मानसून आ रहा था अपने यहाँ पे भी जून महीने में, तब कहा था कि इस साल बहुत बरसात है। 4 दिन पहले पेपर में 2 दिन पहले आया है कि अगस्त के मध्य में बहुत बारिश होने वाली है। हमारा जून महीना गया, जुलाई महीना गया, बरसात नहीं आई। अब कह रहे कि अगस्त के बीच में पानी आने वाला है। तो ये क्या है, प्रिडिक्शन है। लास्ट 4th ईयर के 5th ईयर के कई सालों से लोग देख रहे होंगे कि जून जुलाई में पानी नहीं आ रहा है, तब इधर पानी आता है। तो वो प्रिडिक्शन है उसका। उन्होंने पैरामीटर्स लिए, किसी का आधार लिया, और उस आधार पर उन्होंने बताया कि अगस्त महीने में पानी आने वाला है, कि मिडल ऑफ द अगस्त। अब इसके बाद आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? वेस्ट तो हम ही करते हैं। वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, सॉइल पॉल्यूटेड हो गई है, एयर पॉल्यूटेड हो गई है। तुम दिन भर अपने घर में बैठे हो या बाइक लेके दिन भर बिना काम से तुम पूरे सड़क में घूम रहे हो, तुमको अपने आप शाम को सिरदर्द महसूस होगा, बिकॉज एयर इज पॉल्यूटेड। डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। हमारी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच create pollution, whether it is solid pollution, whether it is soil pollution हो गया, या फिर it is land pollution हो गया, या फिर it is aquatic pollution हो गया, water pollution हो गया। अब water pollution के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत साल पहले गंगा शुद्धिकरण योजना, मैं शायद बहुत छोटी थी तब से मैं सुन रही हूँ कि गंगा शुद्धिकरण योजना आ गई है, परंतु गंगा का पानी तो वैसे भी खराब हो रहा है। लोग, किनारे रहने वाले लोग, तीर्थयात्री, इन लोग वहाँ जाके जो भी अपना वहाँ नहाना है या पूजा अर्चा करना है तो जो भी चीज़ें वहाँ डाल देते। अभी तो सुने थे कोरोना काल में वहाँ पे डेड बॉडीज डाल दी, जली अजली। अब गंगा, लोग कहते हैं कि गंगा किनारे लोगों का यही ट्रेडिशन है कि जली अजली जो मुर्दे होते हैं वो लोग पानी में डाल देते हैं, इससे तो पानी पॉल्यूटेड होगा ही ना। देन फैक्ट्रियाँ, ये नदी किनारे, यमुना नदी के किनारे आगरा में इतनी सारी फैक्ट्रियाँ है कि यमुना का पानी पूरा काला हो गया। यमुना जी का पानी वैसे भी काला ही है, परंतु और ज़्यादा काला हो गया क्योंकि ये फैक्ट्रियाँ, और उससे निकलने वाला जो गैस होती है, उस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, उससे पास का ताजमहल भी खराब होने के चांस थे, क्योंकि वहाँ पे रिफाइनरीज थी, पेट्रोलियम रिफाइनरीज थी, और उस रिफाइनरी से निकलने वाली गैस से ईचिंग हो गई, पीछे क्या ऐसे पिट्स आ गए थे, पीले पीले डॉट्स आ गए थे फेमस आगरा के ताजमहल पर। फिर वो फैक्ट्रियाँ बंद की गई, उनको कहा कि अपना आउटलेट कुछ करो, और आउटलेट जाने के बाद प्योर वाटर वहाँ डालने का उन्होंने बताया। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होगा? अपने यहाँ गोंदिया में या पूरे अपने भारत में या महाराष्ट्र में बोलो, हर जगह घंटा गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। क्यों? गवर्नमेंट को इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल? बच्चों का बड़ा फेमस गाना है, बड़ा प्रिय गाना है वो। तो कचरा ढूंढते लोग, और लोगों में के मन में जन जागृति करना, कि उनको अवेकन करना कि बेटा ये कचरा तुम घर के बाहर मत फेंको, मेरा घर शुद्ध रहे कि और बाकी का बिल्कुल खराब रहे, ऐसा दिमाग में लाना नहीं। इसीलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की चीज़ है ये। डंपर में आता है, डंपिंग एरिया में जाके ये लोग कचरा डालते हैं। जहाँ डंपिंग एरिया होता है वहाँ पे जाके कचरा डालेंगे, कचरा सूखेगा, फिर उसको गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके वो लोग उसको फिर उसको बाइफरकेट करते हैं, उसको जलाते हैं या उसको
और कुछ उस पर तकनीकी प्रक्रिया की जाती है। तो सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट की प्रक्रिया मैनेजमेंट करना गवर्नमेंट को क्यों लगा ऐसा? क्योंकि लोग जो है वो सुनते नहीं है और कचरा करते हैं। जैसे सॉलिड में बहुत सारा कचरा आता है, पॉल्यूशन फैलता है, सॉइल पोल्यूटेड होती है, और सॉइल पोल्यूटेड हो गई तो उस पर निकलने वो कैसे हो जाएगी? बैरन लैंड हो जाएगी, और बैरन लैंड में फसल आएगी नहीं। अब गार्बेज कलेक्टेड इन द डस्टबिन ऑफ योर क्लासरूम,